हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। इससे पहले हमने एक वीडियो के द्वारा समझा था किस प्रकार डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वेरिएशंस जितने भी ऑर्गेनिज्म उनमें पाए जाते हैं और वो ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आते आते कुछ नई स्पीसीज़ का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो म्यूटेशन एक तरह का डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। उन्हें हम डिसकंटिन्यूअस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अचानक ही वो किसी एक पीढ़ी के अंदर उत्पन्न होते हैं। वो बाय द चैनल्स या आप ये कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा किसी भी तरीके से अपने आप को उत्पन्न होते, वो अचानक ही किसी पीढ़ी के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं या उनका फिनोटाइप जो होता है बदल जाता है। मतलब कि उनकी जो अपीयरेंस होती है वो बदल जाती है। मतलब कि फिनोटाइप को बदलते हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदलते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदलते हैं, सब कुछ जो होता है वो चेंज हो जाता है। उन्हें हम बोलते हैं म्यूटेशन। और अचानक होने वाले स्पॉन्टेनियस उत्परिवर्तन होते हैं, स्पॉन्टेनियस परिवर्तन होते हैं, अचानक होने वाले परिवर्तन, इसलिए हम इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन या डिसकंटिन्यूअस। अचानक होने वाले परिवर्तन को हम मतलब कि ये लगातार नहीं होते। सतत परिवर्तन जो होते हैं वो बहुत हज़ारों लाखों साल तक लगातार चलते चले जाते हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूअस जो होते हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी मतलब कि हाथों हाथ दूसरी पीढ़ी के अंदर वो अपने को दिखाई देते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं म्यूटेशन को, जो NCERT के अंदर बहुत ही बड़े तरीके से बुक में है वो समझा रखा है। लेकिन हम उसको डिटेल में समझेंगे क्या होता है म्यूटेशन, किस प्रकार से होता है। तो म्यूटेशन को हम पहले देख लेते हैं। म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन जो होता है वो किसी भी टाइप से DNA में चेंज होना, चाहे वो क्रोमोसोम के लेवल पे हो, चाहे वो DNA के लेवल पे हो, चाहे वो जीन के लेवल पे हो, चाहे वो नाइट्रोजन बेस के लेवल पे हो, किसी भी बेस पे DNA का सीक्वेंस बदल जाता है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन जो होता है वो मेनली यदि सोमेटिक सेल, यदि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले काई कोशिकाओं में होता है तो वो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता। लेकिन यदि वो म्यूटेशन जर्म सेल्स मीन्स जन्म लेने वाली या जन्म देने वाली गैमीट के अंदर यदि हो जाता है तो गैमीट के अंदर होने वाला उत्परिवर्तन जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित होता है। तो लाइन भी दे रखी है, जर्म लाइन म्यूटेशन अकर्स इन द एग्स एंड स्पर्म्स कैन बी पास्ड ऑन ऑफस्प्रिंग। मतलब कि ये आने वाली पीढ़ियों के अंदर ये स्थानांतरित हो जाता है। तो ऐसे उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं यदि वो जनन कोशिका में उत्परिवर्तन यदि वो हो जाता है। जबकि सोमेटिक सेल्स, जैसे कैंसर है, कैंसर सोमेटिक सेल में होने वाला उत्परिवर्तन है। अचानक ही वो सेल जो होती हैं वो डिवाइड करना प्रारंभ कर देती है और अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन प्रारंभ कर देती है, तो वो सोमेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। तो वो उस ऑर्गेनिज्म तक ही वो सीमित रह जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशंस समझनी है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और मैंने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जब समझाया था, वेरिएशन के लास्ट जो पिछली वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैंने समझाया भी था। स्पोर्ट्स दिया गया डार्विन के द्वारा, उसको स्पोर्ट नाम दिया गया। उसी को हम सडन चेंजेस, ड्रेस्टिक चेंजेस और म्यूटेशन इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और ह्यूगो ड्यूबरीज ने इसकी खोज की। मेनली ह्यूगो ड्यूबरीज को इसको श्रेय दिया जाता है। जब उन्होंने मेंडल के लॉ को वापस रीडिस्कवर किया तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ देखने को मिली, तो ह्यूगो ड्यूबरीज ने ही म्यूटेशन की खोज की। लेकिन डार्विन ने उस समय इतनी ज़्यादा जीन्स का, क्रोमोसोम्स का जानकारी नहीं थी, तो डार्विन ने उनको स्पोर्ट्स कहा। उन्हें क्या कहा? स्पोर्ट। मतलब कि किसी भी प्रोगेनी के अंदर सडन अपीयरेंस ऑफ न्यू हेरिडिटरी कैरेक्टर, मतलब किसी पीढ़ी के अंदर क्या होते हैं अचानक कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें डार्विन ने क्या कहा? स्पोर्ट्स। तो इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाली टर्म्स हैं। डार्विन ने क्या कहा? बेट्सन ने म्यूटेशन इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, बेट्सन ने उसको असतत परिवर्तन बोला। और ह्यूगो ड्यूबरीज ने उसको सडन और ड्रेस्टिक हेरिटेबल चेंजेस, मतलब कि जो अनुवांशिक होने वाले परिवर्तन हैं जो पीढ़ी में, नेक्स्ट पीढ़ी में दिखाई दे जाते हैं अचानक, या रिकॉम्बिनेशन को सेग्रीगेट करते हैं। मतलब रिकॉम्बिनेशन वो नहीं होते, वो डायरेक्ट ही क्या होते हैं किसी तरीके से कुछ रिकॉम्बिनेशन में इस टाइप का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है कि कुछ नए कैरेक्टर जो होते हैं वहाँ पर अपने आप को दिखाते हैं। मतलब कि फिनोटाइप बदल जाता है, बाहरी लक्षण वो भी अपने को दिखाई देने शुरू दे जाते हैं। तो डार्विन ने उनको स्पोर्ट्स कहा, बेट्सन ने उनको क्या कहा? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहा। ह्यूगो ड्यूबरीज ने उनको सडन चेंजेस कहा। तो ह्यूगो ड्यूबरीज का हम यहाँ पर रोल इंपॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूगो ड्यूबरीज ने क्या किया था, जिन्होंने 3 वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने क्या किया था, मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया। हम डिटेल में समझ चुके हैं कब रीडिस्कवर किया, क्यों रीडिस्कवर किया और मेंडल को उसका क्रेडिट क्यों नहीं मिला, तो हम समझ चुके हैं। ह्यूगो ड्यूबरीज जो है वो म्यूटेशन के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अब होता क्या है, जो म्यूटेशन है वो DNA मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है, रैंडमली होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और इंड्यूस्ड होते हैं। इंड्यूस्ड मीन्स उनको
किसी न किसी तरीके से उत्परिवर्तित किया जाता है, मतलब कि एक्सरेज, कुछ केमिकल्स, कुछ गैसेस जो होते हैं वो उत्परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसन। म्यूटेशन आज हेरिटेबल चेंजेस, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे स्थानांतरित होते हैं। यदि मोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज होगी, डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज होगी, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, डीएनए स्थानांतरित होगा, तो वहाँ पर वो चेंजेस भी इफेक्ट होंगे। यदि वो जर्म लाइन, जनन कोशिकाओं में यदि वो चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन के कारण क्या होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों बदल जाता है, मतलब कि फिनोटाइप भी बदलता है, साथ साथ में जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप ऑटोमेटिकली बदलेगा बदलेगा। हम मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं सारे लॉ। और म्यूटेशन आज डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। अब म्यूटेशन जो होते हैं उनको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। म्यूटेशन किस किस कारण से होता है, या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बदलती है, मतलब कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम का कोई पार्ट किस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर बदल गई, क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रोमियर के द्वारा 2 क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, तो उनकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, उनका नंबर बदल जाता है, क्रोमोसोम का नंबर बदलने के कारण भी क्या होता है, वहाँ पर म्यूटेशन होते हैं। और थर्ड है जीन के लेवल पर परिवर्तन। तो यहाँ इस वीडियो में हम 2 प्रकार के उत्परिवर्तन समझेंगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदलता है और क्रोमोसोम का नंबर बदलता है। जीन का म्यूटेशन है वो हम अलग वीडियो उसका अपलोड करूँगा, मैं उसके हिसाब से अपने अलग से पढ़ेंगे इसको। और फर्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम एनालॉमीज, मतलब कि क्रोमोसोम में किस टाइप से परिवर्तन होता है, या क्रोमोसोम में हम यदि कहें तो किस टाइप से परिवर्तन होता है, वो हम समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम एनालॉमीज, किस टाइप से क्रोमोसोम में चेंजेस होता है वो देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है, इंपॉर्टेंट है, क्लासीफाई कर रहे हैं हम इसको, डिटेल में आके समझेंगे डिटेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर ट्रांसलोकेशन भी होता है, इन्वर्जन होता है, डिलीशन होता है और इंसर्शन होता है, मतलब कि ये क्रोमोसोम के अंदर ये क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे क्या क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है। दूसरा है न्यूमेरिकल चेंजेस। न्यूमेरिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ये 2 इंपॉर्टेंट है। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम का नंबर बदला, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जोड़ों में न बदलकर कोई 1 या 2 क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हुआ, हम उसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, असुगुणिता बोलते हैं हिंदी में इसको। और पॉलीप्लॉइडी का मतलब प्लॉइडी बोलते हैं, यूप्लॉइडी बोलते हैं इसको, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब होता है सुगुणिता। सुगुणिता का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम के जोड़ों में लगातार बढ़ जाना, मतलब कि क्रोमोसोम का डायरेक्ट सेट जो होता है वो एक बढ़ जाता है, क्रोमोसोम का एक सेट ऑफ क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसे हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। तो वो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। क्रोमोसोम पहले हमारे क्रोमोसोम डिप्लॉइड होते हैं, वो डिप्लॉइड के स्थान पर ट्रिप्लॉइड हो जाते हैं, 3n हो जाते हैं, 4n टेट्राप्लॉइड हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको हम बोलते हैं यूप्लॉइड। यदि क्रोमोसोम की संख्या बदल जाती है, जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो 46 के स्थान पर क्या हो गए, 45 हो गए, तो एक क्रोमोसोम कम हुआ, 47 हो गए, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पर यदि ये 46 थे, मतलब कि 2n बराबर 46 है, 3n बराबर कितने हो जाएंगे, 69, 4n बराबर कितने हो जाएंगे, 92। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। इसको हम यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो ये हम डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं आगे। फर्स्ट हम देखते हैं मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल एब्रिएशन या क्रोमोसोमल असामान्यताएं बोलते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, डिलीशन, इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन, वो तो हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है ये। मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स, तो यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है सेल के अंदर, हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सेल के अंदर क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर है वो बदल गई है। क्रोमोसोम की पहले स्ट्रक्चर कुछ और थी, उसमें कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होती है, उसे हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रीवेशन या क्रोमोसोमल असामान्यताएं। होता क्या है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, एक ही क्रोमोसोम में कुछ चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल। और उसमें क्या होगा, द चेंजेस इन सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम में चेंज होता है। कैसे होगा, इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन को फिर 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से होंगे, फर्स्ट है डिलीशन, मतलब कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट है
वो किसी भी कारण से जब क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान या क्रोमोसोम के अंदर जब गैमीट बनते हैं तो जब वो एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम मूवमेंट करते हैं दो विपरीत ध्रुवों की ओर, तो पूरी तरह से क्रोमोसोम का कोई पार्ट है वो किसी स्थान पर छूट जाता है या वो जुड़ नहीं पाता है, या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है तो वहाँ पर कुछ पार्ट जो होता है वो जुड़ नहीं पाता है या बन नहीं पाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिलीशन, मतलब कि कुछ पार्ट जो होता है क्रोमोसोम का डिलीट हो जाता है। तो उसके कारण क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट जो होता है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण उस पर्टिकुलर पार्ट जहाँ से कम हुआ वहाँ से उस पर्टिकुलर जीन जो किसी करैक्टर को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं या जो जीन जो करैक्टर को बनाने वाले होते हैं वो करैक्टर उस एनिमल्स के अंदर किसी भी टाइप से एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लूँ, यहाँ पर ये जीन्स हैं, बीच वाले क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आप देखो आराम से, इसके अंदर क्रोमोसोम इस कंडीशन में है। अब क्रोमोसोम के यदि इस पार्ट में यदि डिलीशन हो गया तो उसे बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन, और क्रोमोसोम बीच में से कोई पार्ट है वो डिलीट हो गया तो हम बोलते हैं इंट्राकैलरी डिलीशन। किसी भी टाइप से डिलीशन हो वहाँ पे ए और डी जो जीन थे वो वहाँ से डिलीट हो गए, इसका मतलब ए और डी जिन गुणों को आगे लेके जाने वाले थे या जिन गुणों को उस ऑर्गेनिज्म के अंदर तैयार करना था वो गुण उसके अंदर उत्पन्न नहीं होते हैं, तो इस कारण आने वाली संतति में वो गुण भी आगे क्या होंगे, वहाँ से गायब हो जाएंगे, वो गुण नहीं बनेंगे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है वो देखते हैं। प्रभाव इसका ह्यूमन में एग्जाम्पल होता है क्राई-ड्यूचेट सिंड्रोम का लक्षण होता है क्रोमोसोम नंबर 5 पे डिलीशन हो जाता है। क्रोमोसोम 5 जो है उसके ऊपर की कोई एक आर्म जो होती है, क्रोमोसोम का एक पार्ट जो होता है वो डिलीट हो जाता है। तो क्रोमोसोम 5 के अंदर पाया जाने वाला डिलीशन क्राई-ड्यूचेट सिंड्रोम कहलाता है। और ये सिंड्रोम जो होता है इसके इफेक्ट क्या होते हैं, जब कोई बच्चा रोता है तो नॉर्मल बच्चे की रोने की आवाज़ न होकर वो बिल्ली जब रोती है उसकी आवाज़ की तरह वो रोना शुरू कर देता है, बिल्ली की आवाज़ में रोता है। तो इस टाइप के सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, क्राई-ड्यूचेट सिंड्रोम। दूसरा जो है इंट्राक्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, वो होता है इन्वर्जन, मतलब कि यहाँ डिलीट हुआ था, अब कोई पार्ट जो है क्रोमोसोम का वो पलट जाता है, मतलब कि जीन का सीक्वेंस है वहाँ पर बदल जाता है, पलटेगा, क्रोमोसोम का सीक्वेंस है वो पलट गया। इसका मतलब जिस प्रोटीन को बनाना था वो प्रोटीन न बनकर दूसरा प्रोटीन का पार्ट या दूसरे उसके स्ट्रक्चर वो बनती है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्वर्जन के अंदर पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, मतलब कि जो सेंट्रोमियर है वो ही इन्वर्जन में पार्टिसिपेट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। और पैरासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब कि यहाँ ये स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर उसके पार्ट भी इन्वर्जन हो रहे हैं, वो भी अपने पार्ट को घुमाकर उल्टा वहाँ पर लगाता जा रहा है। और वहाँ पर ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर का पार्ट यदि क्या होता है, सेंट्रोमियर के अलावा कोई पार्ट जो होता है वो किसी भी टाइप से अपने आप को इन्वर्टेड कर लेता है, उल्टा कर देता है या जीनों का सीक्वेंस पलट देता है, तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन या इन्वर्जन की मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो डिलीशन और इन्वर्जन जो होते हैं वो जीन की लोकेशन ही बदल देते हैं, जिसके कारण कई फिनोटाइप एक्सप्रेशन जो होते हैं बदल जाते हैं। तो हमने डिलीशन में देखा था क्राई-ड्यूचेट सिंड्रोम है, जो बिल्ली के रोने जैसी आवाज़ है, वो बच्चा है वो ह्यूमंस का वो रोना शुरू कर देता है यदि उसके पास क्रोमोसोम नंबर 5 पर डिलीशन होगा। सेकंड हम देखें, ये हमने समझा इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। सेकंड हम पढ़ते हैं इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, मतलब कि दो क्रोमोसोम आपस में किसी भी टाइप से क्या करते हैं, जीनों का हेरफेर करते हैं या आपस में क्या करते हैं, उनके जो सीक्वेंस होते हैं वो बदलते हैं। कैसे बदलते हैं अभी समझते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम समझ रहे हैं हम, तो उसके अंदर दूसरा पार्ट हमने समझना है इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर दो क्रोमोसोम साइमल्टेनियसली किसी भी प्रकार से क्या करते हैं, एक पार्ट को कहीं से टूटा या अलग हुआ दूसरे पार्ट पर जाकर जुड़ जाता है, या एक पार्ट के साथ साथ दूसरे पार्ट में क्या होता है कुछ चेंजेस होते हैं। तो होता क्या है, तो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, मतलब कि क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जो होता है वो ट्रांसलोकेट होकर, लोकेट मीन्स उसकी जो लोकेशन है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जाकर जुड़ जाती है। तो इस टाइप के मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, मतलब कि क्रोमोसोम का एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट पर आकर जुड़ जाता है। तो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया एक तरह का ये रोग है, CML बोलते हैं इसको। हम इसको जेनेटिक इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, अभी जेनेटिक म्यूटेशन में समझें किस प्रकार से होता है, क्या होता है CML,
तो डिटेल में समझेंगे। अब ये समझ लो कि क्रोमोसोम नंबर 22 के कारण कोई लोकेशन होती है क्रोमोसोम की, वो दूसरे स्थान पर जुड़ जाती है, वहाँ से डिलीट हो जाता है और डिलीट होकर दूसरे स्थान पर जुड़ता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। डिलीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट कहीं नहीं रहता, वो डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो कहीं पर नहीं जुड़ पाता। जबकि ट्रांसलोकेशन में क्या है, यहाँ पर क्रोमोसोम का कोई पार्ट किसी से अलग हुआ, लेकिन उसकी लोकेशन जो थी वो उठकर दूसरे क्रोमोसोम के पास आकर जुड़ गई, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और सेकंड है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम डिटेल में यदि उसको समझें तो डुप्लीकेशन का मतलब क्रोमोसोम की एक कॉपी जो होती है, जैसे यहाँ पर बी और सी जीन पाए जा रहे हैं, तो बी सी की 2 कॉपी तैयार होगी, तो उसे हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। मतलब कि क्रोमोसोम के पास एक्स्ट्रा जीन आ गए, अलग से जीन है, वो अपनी कॉपी तैयार कर लेता है, उसे हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन जो होता है, मोर सेगमेंट, मोर देन वन इन सेगमेंट की संख्या जो होती है क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स का सेगमेंट जो होता है वो एक से ज़्यादा के रूप में वहाँ पर पाया जाता है। डिलीशन का तो क्या होता है, वहाँ पे गायब ही हो गया, और डुप्लीकेशन का मतलब वो सेगमेंट उनका कॉपी ज़्यादा होगी उसकी क्रोमोसोम की। तो ये थे म्यूटेशन का हमने फर्स्ट पार्ट हमने ख़त्म किया, मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हम दूसरा पार्ट हम समझते हैं क्रोमोसोम का नंबर कैसे बदलता है। क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा तो वहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा। अभी हमने समझा क्रोमोसोम का कोई पार्ट है वो अलग ही हो गया, अलग होकर दूसरे पार्ट पर जुड़ गया या गायब हो गया, या एक पार्ट है वो अपनी कॉपी दूसरी कॉपी के साथ इन्वर्टेड ले लेता है, या क्रोमोसोम जो होता है वो अपना सेगमेंट, एक से ज़्यादा सेगमेंट उस क्रोमोसोम के ऊपर जीन के पाए जाते हैं, तो वो था स्ट्रक्चर में चेंज हो। अब क्रोमोसोम का नंबर बदलता है। नंबर बदलने का कारण क्या होता है, नंबर कैसे बदलेगा, हम दूसरा पार्ट बदलते हैं, चेंजेस इन क्रोमोसोम ऑफ नंबर। कैसे बदलता है, उसे न्यूमेरिकल एबरेशन बोलते हैं। वो स्ट्रक्चर एबरेशन था, ये न्यूमेरिकल एबरेशन है। क्रोमोसोम की संख्या में असमानता होना, वो स्ट्रक्चर में असमानता थी, डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, और जो स्ट्रक्चर हमने समझी। अब है न्यूमेरिकल एबरेशन। न्यूमेरिकल एबरेशन के अंदर एक होता है यूप्लोइडी और दूसरा होता है एन्यूप्लोइडी। यूप्लोइडी हमने देखा कि क्रोमोसोम की संख्या 2n है, वो एक पर्टिकुलर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। यदि क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड रह जाती है या फिर ट्रिप्लॉइड, मतलब कि पॉलीप्लॉइडी है, मतलब कि उनके अंदर 2n से ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन्स के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, तो वो कितनी संख्या उसकी 2n। अब 3n होगा, इसका मतलब वो हो जाएंगे 69, और यदि 4n होगा तो वो कितने हो जाएंगे 92। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, यूप्लोइडी, और वो किस में आता है, पॉलीप्लोइडी में आता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये किस में कहलाएगी, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड कंडीशन सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन यदि ये संख्या जोड़ों में क्रोमोसोम के सेट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं यूप्लोइडी। यूप्लोइडी। दूसरा होता है एन्यूप्लोइडी। एन्यूप्लोइडी का मतलब ये होता है क्रोमोसोम की संख्या कम या ज़्यादा होना, जोड़ों में न होकर 1 या 2 क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं हाइपोप्लोइडी। हाइपोप्लोइडी का मतलब क्रोमोसोम की संख्या कम होना, हाइपरप्लोइडी का मतलब क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा होना। तो यहाँ पर मोनोसोमी है। मोनोसोमी मतलब क्रोमोसोम 2n बराबर 46 है ह्यूमन्स के अंदर, 2n - 1 मतलब कि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। नलीसोमी का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 46 है, इसमें से 2 कम हुए तो यहाँ पर 44 हो गए, उसे हम बोलते हैं नलीसोमी, मतलब कि एक जोड़ा पूरा गायब हो गया। हाइपरप्लोइडी का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाना। बढ़ जाना मतलब कि यहाँ पर ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब 46 क्रोमोसोम है 2n के रूप में, एक बढ़ गया तो यहाँ पर कितने हो गए 47 क्रोमोसोम, तो ट्राइसोमी कंडीशन बोलते हैं। और यदि टेट्रासोमी है, टेट्रासोमी मतलब कि 46 है, इसमें 2 क्रोमोसोम बढ़ गए तो उसे हम बोलते हैं 48, मतलब कि क्रोमोसोम की संख्या 2 बढ़ गई तो उसे हम बोलते हैं टेट्रासोमी। तो इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्राइसोमी क्या होता है, टेट्रासोमी क्या होता है, नलीसोमी क्या होता है और मोनोसोमी क्या होता है। तो डिटेल्स में हम इसको समझेंगे क्या क्या होता है ये। तो न्यूमेरिकल एबरेशन का मतलब क्रोमोसोम के अंदर नंबर में कुछ चेंज हो जाना। ये कब होता है, जब सेल डिवाइड करती है, सेल डिवाइड करती है तो वहाँ पर मियोसिस करती है, मियोसिस करेगा तो गैमेट बनेंगे। वो गैमेट की फॉर्मेशन यदि अब नॉर्मल होती है, वहाँ पर गैमेट जैसे 46 क्रोमोसोम मतलब 23 में न होकर कुछ और ही उसमें क्रोमोसोम का नंबर है वो गैमेट लेकर चला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय भी होता है, कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं, कुछ केमिकल्स कोल्चिस
कोलिसिन एक केमिकल है जो क्या करता है, म्यूटेशन को हेल्प करता है, म्यूटेशन में क्रोमोसोम के नंबर को अनइवन कर देता है, मतलब कि क्रोमोसोम पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाते हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग तरीके से, उसके अंदर बहुत सारे म्यूटाजेंस, उत्परिवर्तन जन बोलते हैं, जिसके कारण म्यूटेशन जो होता है वो इफेक्टिव होता है या किस प्रकार से होगा। तो एडिशन ऑफ लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, और एडिशन और डिलीशन लॉस ऑफ मोर देन सेट ऑफ क्रोमोसोम उसे हम यूप्लॉइडी हम समझ चुके हैं। इस प्रकार से 2n 3n 4n और एन्यूप्लॉइडी मतलब ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलिसोमी समझ चुके हैं। हम उसको डिटेल में समझेंगे अब किस प्रकार से होता है। तो हम पहले समझते हैं चेंजेस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एब्रिएशन। हम समझते हैं किस प्रकार से एन्यूप्लॉइडी किस प्रकार से अप्लाई होता है। मान लो ये मेल है, कोई भी एक मेल ऑर्गेनिज्म, उसमें 14 क्रोमोसोम, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कोई भी एक प्लांट या एनिमल्स, कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उसमें 14 क्रोमोसोम हैं, और फीमेल में भी 14 क्रोमोसोम डिप्लॉयड कंडीशन में है। ये डिप्लॉयड कंडीशन में अब ये गैमेट बनेंगे तो वहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन क्या हुई, वहाँ पर अनइवन हुई। गैमेट की फॉर्मेशन होती तो 7 की होती, लेकिन फीमेल के अंदर तो गैमेट से ही बन गए, लेकिन मेल के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हुई। तो यहाँ क्या हुआ, जब गैमेट आपस में मिलेंगे, जब स्पर्म और ओवम, मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम जब मिलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जब स्पर्म मिले तो वहाँ पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिला तो वहाँ पर जाइगोट बना। तो जाइगोट में क्या हुआ, वहाँ पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, 2n+1। तो इसे ट्राइसोमी का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने। अब दूसरा क्रोमोसोम 6+7, 6 मेल गैमेट वाला और 7 क्रोमोसोम फीमेल गैमेट वाला रहा, तो यहाँ पर क्या हुआ, मोनोसोमी 2n-1, एक क्रोमोसोम कम हो गया। तो यहाँ पर इस टाइप से जब मियोसिस होता है, गैमेट जब बनते हैं, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैमेट हो जाता है, जिसके कारण इस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, जिसमें 1 या 2 क्रोमोसोम की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ट्राइसोमी का एग्जांपल इस तरह से, नलिसोमी भी हो सकता है, 2 क्रोमोसोम कम हो सकते हैं, टेट्रासोमी भी हो सकता है, 2 क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है किस प्रकार से वो बढ़ सकते हैं। दूसरा होता है यूप्लॉइडी में क्या होता है, वो एग्जांपल लेते हैं सेम। मेल के अंदर 14 क्रोमोसोम है और फीमेल के अंदर गैमेट बने, तो गैमेट के अंदर मियोसिस होता है, तो वहाँ पर गैमेट जो बनेंगे वो इवन बनने चाहिए 7, लेकिन वहाँ पर एक गैमेट है वो एक साथ क्या ले गया, 14 क्रोमोसोम लेकर चला गया, और दूसरे गैमेट के पास कोई क्रोमोसोम आई नहीं, तो एक गैमेट है वो गैमेट फॉर्मेशन हो गया, लेकिन गैमेट के साथ क्या है, वहाँ पर क्रोमोसोम डिप्लॉयड कंडीशन में रह गए, हैप्लॉयड कंडीशन में नहीं आई। जबकि फीमेल है, फीमेल के पास जब जाइगोट जो ओवम बना, गैमेट बने, ओवम के रूप में बनेंगे, तो वो सही तरीके से बने, उसमें दोनों टाइप से या दोनों गैमेट जो बने वो समान प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्रोमोसोम समान तरीके से बंट गए। अब जाइगोट बनेगा तो वहाँ पर यदि ये गैमेट बना तो, लेकिन क्रोमोसोम का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मेल के अंदर, तो गैमेट है वो फीमेल के साथ जब मिलता है तो वहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रिप्लॉइड 3n कंडीशन होगी। मेनली क्रोमोसोम डिप्लॉइड के अंदर 14 पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या कितनी 21 होगी, तो 21 का मतलब यहाँ पर 3n कंडीशन होगी। और दूसरी जो क्रोमोसोम है ये 0 और 7 मिले, तो वहाँ पर ये कंडीशन क्या हुई, हैप्लॉइड। तो ये ह्यूमंस के अंदर या जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर ये कंडीशन पॉलीप्लॉइडी की या हैप्लॉइडी की कंडीशन पॉसिबल है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हम फूड प्रोडक्शन जो प्लांट है, स्ट्रेटेजी फॉर फूड प्रोडक्शन, उसके अंदर डिटेल में समझेंगे हैप्लॉइड प्लांट्स के क्या रोल होते हैं और पॉलीप्लॉइड्स प्लांट्स का क्या रोल होता है, हम डिटेल में समझेंगे। तो ये कंडीशन जो यूप्लॉइडी है, जो यूप्लॉइडी कंडीशन है, या जो हम बोलते हैं ये कंडीशन ये किस में पाई जाती है, केवल प्लांट्स में पॉसिबल है। एनिमल इस कंडीशन में सर्वाइव ही नहीं करता, किसी भी कंडीशन से सर्वाइव नहीं कर पाते। ये कंडीशन बहुत ही रेयर होती है या पाई ही नहीं जाती, जबकि ये कंडीशन जो होती है वो एनिमल्स के अंदर भी पाई जा सकती है और प्लांट्स के अंदर भी पाई जा सकती है। लेकिन ये कंडीशन एनिमल्स के अंदर हज़ारों की संख्या में एक होगी, मतलब कि 1000 या 10,000 के ऊपर कोई एक केस होगा वो पॉसिबल होगा, तो सभी में नहीं होती। अब होती कैसे है ये, अब फर्स्ट हम देखते हैं एन्यूप्लॉइडी, असुगुणित, मतलब क्रोमोसोम का नंबर 1 या 2 कम होना या ज़्यादा होना, उसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, मतलब कि अनइवन प्लॉइड्स में यूनिट्स। तो क्रोमोसोम का नंबर है वो पूरा सेट ना बदलकर क्रोमोसोम
का कोई एक संख्या जो होती है वो बदलती है और केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो होता है अनइवन हो जाता है। किस प्रकार से होता है हम सकते हैं टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एक होता है मोनोसोमी, मोनोसोमी हम समझ चुके हैं, क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है 2n-1। ट्राइसोमी 2n+1, क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ गई। और नलीसोमी, नलीसोमी का मतलब क्या होता है क्रोमोसोम की संख्या 2 कम हो गई। एक टेट्रासोमी में था 2n+2, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 2 बढ़ जाती है। तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर ट्राइसोमी इंपॉर्टेंट है और मोनोसोमी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी मेंशन करता है। हम इसको तीनों को मेंशन करते हैं किस प्रकार से होता है। मोनोसोमी का एग्जांपल लें, मोनोसोमी में क्या होता है एक क्रोमोसोम संख्या में कम हो जाता है। तो ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाना 2n-1 45 रह जाते हैं, उसे मोनोसोमी बोलते हैं। मोनोसोमी जो होता है उसे टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब कि एक करैक्टर है टर्नर सिंड्रोम जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है 45+X या 45X0, मतलब कि 45 क्रोमोसोम हैं जिसमें कंडीशन क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम जो होगा एक कम होगा, एक क्रोमोसोम की संख्या कम होगी, XX ना होकर X0 पाया जाता है। और इस टाइप के जो करैक्टर होते हैं फीमेल के अंदर पाए जाते हैं कि फीमेल जो होता है एक X क्रोमोसोम लेकर रखता है, दूसरा X क्रोमोसोम उसके पास नहीं पाया जाता है, एक एलोसोमल कंडीशन है। दूसरा ट्राइसोमी की बात करें, ट्राइसोमी 2 प्रकार की होती है, एक ऑटोसोमल, ऑटोसोम इज विदाउट सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन उन क्रोमोसोम में कुछ संख्या बदल जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑटोसोमल ट्राइसोमी। दूसरा होता है एलोसोमल, सेक्स क्रोमोसोम में यदि संख्या बदल जाती है जो कि XX XY के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाता है ये, तो उसे हम बोलते हैं एलोसोमल। तो यहाँ पर हम बोलते हैं ऑटोसोमल मीन्स ऑटोसोम्स के अंदर संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है। ट्राइसोमी, यदि 21वें गुणसूत्र 21वें क्रोमोसोम के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st, ऐसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। उसके लक्षण क्या होंगे, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है उसके लक्षणों को हम डिटेल में समझेंगे, क्या होता है किस प्रकार से वो उसके अपीयरेंस होती है। तो उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप है वो बदल जाता है, उसके बाहरी लक्षण जो होते हैं बदल जाते हैं, ऐसे लक्षण को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, यदि क्रोमोसोम संख्या 21 पर कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर जुड़ता है। दूसरा होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड में क्या होता है 18 नंबर क्रोमोसोम का गुणसूत्र जो है उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाता है, मतलब कि 18 क्रोमोसोम 2 होंगे तो 18वें के पास एक गुणसूत्र और जुड़ जाए, तो वहाँ पर 18वां जो जुड़ा होगा वो 3 गुणसूत्रों का होगा, तो वहाँ पर उसे हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा होता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम जिसके अंदर क्रोमोसोम जो होता है वो 13 क्रोमोसोम का पूरा जोड़ा होता है, लेकिन उस जोड़े के पास एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, कोई भी एक क्रोमोसोम पाया जाएगा, उसे हम बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। और वार्केनी सिंड्रोम, क्रोमोसोम उसके पास 8वें क्रोमोसोम के पास है वो क्रोमोसोम पाया जाता है, 8वां गुणसूत्र का पूरा जोड़ा ना होकर उसके 3 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, मतलब क्रोमोसोम की संख्या 47 होगी, लेकिन 21वां गुणसूत्र एक एक्स्ट्रा रखेगा तो डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोम 18वां एक्स्ट्रा रखेगा तो एडवर्ड सिंड्रोम। क्रोमोसोम 13वां यदि एक्स्ट्रा रखेगा तो उसे पटाउ सिंड्रोम। और क्रोमोसोम संख्या 8वां यदि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रखेगा तो उसे हम बोलते हैं वाल्केनी सिंड्रोम। दूसरा होता है, हम एलोसोमल की बात करें, हम प्रत्येक एक कैरेक्टर हम आगे स्लाइड में समझेंगे। एलोसोमल मीन्स सेक्स क्रोमोसोम के पास एक बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं एलोसोमल। वो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। XXY मेल जो है वो एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम रखता है, तो मेल के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर शो होते हैं जो फीमेल से रिजेंबल करेंगे। कैसे होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्या होता है किस प्रकार से होता है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो ये एलोसोमल ट्राइसोमी है। नलीसोमी का मतलब क्या होता है, इन कंडीशन के अंदर क्या होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक जोड़ा गायब हो जाता है, पूरा क्रोमोसोम का जोड़ा ही क्या होता है पूरी तरह से लॉस्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं नलीसोमी। और इस टाइप के क्रोमोसोम के डिसऑर्डर वाले ह्यूमंस सर्वाइव नहीं करते, किसी भी प्रकार से सर्वाइव नहीं करते। अब होता क्या है, ये डाउन सिंड्रोम का अपीयरेंस है, तो डाउन सिंड्रोम का फिनोटाइप बदल गया, उसके अंदर जो करैक्टर हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। इसके अंदर जो करैक्टर हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं किस टाइप से होते हैं। उनकी जो आंखें होंगी वो इस टाइप से दिखाई देंगी, उनके नाक का साइज़ थोड़ा अलग होगा, उनके हाथ जो होगी हथेली उभरी हुई होगी, और जो स्ट्रक्चर होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, जो नॉर्मल जो बच्चे होंगे उसकी स्ट्रक्चर से थोड़ी सी अलग दे देती है। इस टाइप के जो फिनोटाइप वाले एनिमल होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। जिसके पास ट्राइसोमी है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, जिसमें 21वें गुणसूत्र के पास एक्स्ट्रा
एक क्रोमोसोम पाया जाता है। ये डाउन सिंड्रोम के करैक्टर हैं, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ उसमें दिखाई देगी, किसमें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है, जिस ऑर्डर के कारण उसकी थर्ड कॉपी जो होगी वो क्रोमोसोम की क्या होगी उसके पास पाई जाएगी। 2 तो होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम थर्ड कॉपी उसके पास ज़रूर होगी। तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, उसके अंदर फर्टिलिटी उसके अंदर होगी नहीं, उसके फर्टिलिटी उसमें बिल्कुल नहीं पाई जाती, वो किसी भी टाइप से फर्टाइल नहीं होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि हम उसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति है। उसकी अपीयरेंस हमने पीछे वीडियो में देखा भी है किस प्रकार से है। तो ये सेंस करैक्टर उनमें है, सुनने की, देखने की, समझने की शक्ति कैसी होती है वो हम समझ चुके हैं। तो ये नोट्स के रूप में आप इसको नोट कर सकते हो। ये डाउन सिंड्रोम के करैक्टर हैं जो बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर समझा रखे हैं। उनका मेंटल IQ लेवल जो होता है वो 50 से 59, मतलब कि वो जड़ बुद्धि या बिल्कुल ही डल माइंडेड होते हैं, उनका माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, फर्टाइल डिसेबिलिटी होती है, उनकी सोचने की क्षमता नहीं होती, वो सुनने में या देखने में या बोलने में भी उनमें समस्या आएगी, उनकी जीभ थोड़ी मोटी होगी, उनकी विज़न प्रॉब्लम होती है, देखने में भी उनको क्षमता होगी, उनको कम दिखेगा। तो इस तरह के करैक्टर को हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फीमेल एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मेल के साथ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, मतलब कि मेल के अंदर पाया जाने वाला स्पेशल कैरेक्टर, जिसके अंदर मेल की अपीयरेंस जो होती है वो फीमेल की तरह हो जाती है। मतलब कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, एलोसोमल ट्राइसोमी है, 2n+1 है, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा। तो ये मेल जो होते हैं वो किसी भी टाइप से रिड्यूस्ड फेशियल हेयर, रिड्यूस्ड बॉडी हेयर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मतलब कि जो फीमेल के जो करैक्टर हैं वो मेल में आना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर इस टाइप के करैक्टर हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है, देखो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के करैक्टर्स हैं। जो बच्चे हैं उनके लक्षण कुछ अलग हैं, बच्चों में कुछ लक्षण अलग पाए जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6-7 साल की उम्र में उनके लक्षण कुछ अलग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। टीनेजर किशोरावस्था के अंदर उनके लक्षण कुछ अलग दिखाई देने लग जाते हैं, और अडल्ट होने पर वो अलग अलग उसमें लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो एक टाइप से उनकी मसल्स वीक होती है, उनमें फीमेल के कैरेक्टर जो होते हैं वो मेल में दिखना शुरू हो जाते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स के पाए जाने के कारण। तो एक तरह क्या ये एलोसोमल, एक तरह क्या ये एलोसोमल ट्राइसोमी है। हमने समझा भी है इसको कि एक तरह के एलोसोमल ट्राइसोमी है, जो हमने फिर से समझा भी था। तो ये कैरेक्टर यहाँ लिखे हुए एज ए नोट्स हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हो यहाँ से। उनके लक्षण किस प्रकार से होते हैं तो पीछे आपको दिखा है उसके अंदर डायग्राम के अंदर किस टाइप से ट्राइसोमी दिखाई देती है। अब हम समझते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर इस टाइप की अपीयरेंस होती है, और एक टाइप का क्या है ये करैक्टर है जो क्या पाया जाता है, जिसमें X0 कंडीशन होती है, फीमेल के अंदर पाए जाने वाला स्पेशल करैक्टर है। तो ये टर्नर सिंड्रोम के अंदर पाए जाने वाले एन ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप है, जिसके अंदर इस टाइप के फिनोटाइप पाए जाते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो फीमेल होगी उसके अंदर किसी भी टाइप से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाया जाएगा, इसकी एब्सेंस होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बाकी उसके अंदर किसी भी टाइप से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती। फीमेल हैव यूनिवर्सली इनफर्टाइल, वो किसी भी टाइप से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बाकी इनके अंदर उनका कंधे चौड़े होंगे, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, लो सेट ऑफ ईयर्स, तो हर तरह के स्मॉल फिंगर नेल्स, उनके नाखून के भी साइज छोटा होगा। तो इस तरह से करैक्टर जो होते हैं वो सभी फीमेल में नहीं पाए जाते। हज़ारों में एक फीमेल जो होगी वो इस तरह के करैक्टर्स को लेकर इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा। तो ये करैक्टर हमने देखे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था जिसके अंदर मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो उसमें फीमेल की तरह करैक्टर है वो शो हो गए। तो वो भी किसी भी तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वही फर्टाइल नॉन फर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और फीमेल में यदि इस टाइप के करैक्टर पाए जाते हैं उसे हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, इसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, तो वो भी क्या होते हैं, किसी भी टाइप से फर्टाइल नहीं होते, उनमें फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। उसके बाद हम देखें, ये था पहले हमने देखा एन्यूप्लॉइडी, मतलब कि असुगुणिता क्या होती है। अब हम समझते हैं सुगुणिता यूप्लॉइडी। तो प्लॉइडी के मतलब एन्यूप्लॉइडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एन्यूप्लॉइडी हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं सभी के सभी। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग, वो एनसीईआरटी के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होता है वो समझते हैं।
यूप्लॉइडी का मतलब ये होता है क्रोमोसोम का नंबर सेट बदल जाता है। यूप्लॉइडी को हम पीछे स्क्रीनशॉट के थ्रू या स्लाइड एनिमेशन के थ्रू समझा भी हमने कि यूप्लॉइडी कैसी होती है और एन्यूप्लॉइडी कैसी होती है। जब क्रोमोसोम मियोसिस करते हैं तो क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, तो हम इसको यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी की श्रेणी में रखते हैं। वो अलग अलग हमने तरीके देखे इस प्रकार से क्रोमोसोम जब गैमीट वापस फ्यूजन होते हैं। तो हम अब देखते हैं यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी ऑटोपोलिप्लॉइड और एलोप्लोप्लॉइड्स दो प्रकार के होते हैं। यदि सेम ही स्पीसीज के क्रोमोसोम उनकी संख्या अपने आप को डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड कर लेती है या टेट्राप्लॉइड कर लेती है तो हम उसको बोलते हैं ऑटोपोलिप्लॉइड। यदि अलग अलग स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म अपने क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ा देते हैं और उनके जोड़े बढ़ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलोपोलिप्लॉइड्स। डिटेल में समझते हैं किस प्रकार से होता है। ऑटोपोलिप्लॉइड्स एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम ए कंडीशन में पाया जाता है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। और ऑटोपोलिप्लॉइड का मतलब वो ए मतलब कि वहाँ पर ये क्या हो गया, टेट्रा मतलब कि टेट्राप्लॉइड हो गया। टेट्राप्लॉइड का मतलब दो जोड़े और बढ़ गए। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है। एनिमल्स में यूप्लॉइडी जो होते हैं वो किसी भी टाइप से पॉसिबल नहीं है। यूप्लॉइडी किसी भी टाइप से पॉसिबल नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं करते। हमने देखा भी था नलीसोमी, क्रोमोसोम की संख्या कम हो गई तो वो ह्यूमंस सर्वाइव नहीं करते। नलीसोमी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का सेट बदल रहा है तो इस टाइप के एनिमल सर्वाइव होने का मतलब नहीं है। प्लांट्स के अंदर जब प्लांट के अंदर अनेक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्लांट्स की हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्लांट के अंदर कोई यदि ऐसा प्रोडक्ट है जो साइज़ के बेस पे, जैसे बड़े बड़े आकार के तरबूज हैं, बड़े बड़े आकार के खरबूजे हैं, तो उनको यदि हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो इस टाइप के प्लांट्स को यदि डेवलप करना है तो हम ये पॉलीप्लॉइडी करैक्टर हैं वो उत्पन्न करते हैं, उनको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। और दूसरे होते हैं एलोपोलिप्लॉइड्स। वीट है सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो हेक्साप्लॉइड है जिसके अंदर एक व्हील टिटिकल जिसको हम बोलते हैं दो वीट टिटिकल या इसको बोलते हैं वीट के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम जो होते हैं वो 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसको बोलते हैं हेक्साप्लॉइड। जो आजकल वीट खाया जा रहा है वो हेक्साप्लॉइड है, मतलब कि वीट के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं 7 होंगे तो 6, तो उसके अंदर अब जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं n बराबर है 7, तो हेक्साप्लॉइड है तो इसमें 42 क्रोमोसोम है। जो आजकल वो वीट आपको खाई जा रही है उसमें 42 क्रोमोसोम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलोपोलिप्लॉइड, जिसमें दो डिफरेंट वैरायटीज़ को क्रॉस करके उसको पॉलीप्लॉइडी के रूप में बनाया गया है। तो होता क्या है, ये जितने भी पॉलीप्लॉइड्स बनाते हैं उन पॉलीप्लॉइड्स का मेन रोल होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और उनकी साइज़ को इंक्रीज़ करना ताकि हम उसको बाज़ार में ज़्यादा कीमत पर बेच सकें। तो ये तो हमारे न्यूमेरिकल एबिरेशन थे और स्ट्रक्चरल एबिरेशन थे, इसके कारण हमारे म्यूटेशन होते हैं। थर्ड जो म्यूटेशन है वो जीन म्यूटेशन बोलते हैं। जीन म्यूटेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से समझेंगे। आज के लिए इतना ही है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।